बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी बेसिक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। मोस्टली हम लोगों ने देखा कि IAS 16 अपने एसेट्स की हम लोगों ने रिकॉग्निशन कब करनी है, उसकी मेजरमेंट कौन सी वैल्यू के ऊपर करनी है, कॉस्ट में कौन कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेंगे, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको हम लोग इग्नोर करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से। फिर जब कॉस्ट को डिटरमिन कर लिया तो हम लोगों ने उसके डेप्रिसिएशंस के मेथड्स को देखा कि कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम लोग एसिड्स को डेप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी WDV कैसे कैलकुलेट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोगों ने ये कंप्लीट कर लिया। लास्ट एग्जांपल में हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में एग्जांपल नंबर 33 सॉल्व की थी। 34 एक्सचेंज ऑफ एसिड्स में ही हम लोग इसको कवर कर चुके थे। 35 एंड 36 ये आप लोगों की होम असाइनमेंट थी। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल नंबर 35 एंड 36 को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग एग्जांपल नंबर 35 को देखें तो ये एक सिंपल सी आप लोगों के पास एग्जांपल थी। सबसे पहले आप लोगों ने इसकी रिक्वायरमेंट्स को देखा। प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन केस बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 30th जून 2016। नेक्स्ट ये देखें, Kamran Enterprises provide depreciation on plant and machinery at 10% on written down value। अच्छा, ये वो चीजें होती हैं कि जैसे मैंने पढ़ते हुए हाईलाइट की, आप भी अपने क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही करना कि जैसे ही आपने क्वेश्चन को पढ़ा और आपको पता है कि ये एक इंपॉर्टेंट बात आ गई है, आप उसको हाईलाइट कर दिया करें अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही। नेक्स्ट देखें, depreciation is charged from the month the asset is available for use, means that full year depreciation in the year of purchase and no depreciation in the year of disposal, ये रूल अप्लाई नहीं करना। आप जितने अरसे के लिए एसेट्स को यूज कर रहे हो, आपने उतने अरसे के लिए उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। मींस दैट अगर आप लोग एसेट को परचेज करते हो सपोज के 1 जुलाई को, तो आप लोग पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, क्योंकि मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड 30th जून है। लेकिन अगर आप लोगों ने उसको परचेज किया हुआ है 1 मार्च को, तो आप लोगों ने 4 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, इन operations up to its disposal, cost of its plant and machinery and accumulated depreciation on 1 July 2015। अब मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज किसके लिए करनी है? 30th जून 2016। तो मेरे करंट ईयर के ओपनिंग्स मुझे बता दिए गए कि प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट हमारे पास मौजूद है 75 मिलियन, और उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो ओपनिंग हमारे पास मौजूद है वो है 17 मिलियन। हमें यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्रीज बनाने के लिए कहा गया फॉर द ईयर। ओपनिंग बैलेंसेस की कोई जर्नल एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं होती। अगर हमें यहाँ पे कहा जाता है कि हम लोगों ने लेजर्स बनाने हैं, तो लेजर्स के लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लेजर्स का ओपनिंग 75 मिलियन एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग 17 मिलियन हम लोग रिकॉर्ड करते थे। अब इसकी ट्रांजैक्शन देखें, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑन 1 अक्टूबर 2015। अब ये ड्यूरिंग द ईयर की बात हुई। मेरा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ 1 जुलाई 2015, एंड होगा 30 जून 2016, और ये बात हो रही है 1 अक्टूबर 2015। A second-hand machine was acquired from a Chinese company for rupees 15 million। भाई सेकंड हैंड मशीन ये दूसरों के लिए थी, जब मेरे पास आ गई है तो मेरे लिए ये न्यू मशीन है, मेरे लिए ये एडिशन है और मेरे एसेट्स का पार्ट बन जाएगी। द मशीन वॉज renovated and overhauled at a cost of rupees 3 million। 25% of this expenditure means 3 million का 25%, 0.75 million was in respect of purchase of consumables। अब यहां पर इसको एक्सपेंस आउट आप लोगों ने करना है। अच्छा, किस तरह से अब इसको लेके चलना है इस फर्स्ट पॉइंट को? अगर सबसे पहले आप लोगों ने मशीनरी को एक्वायर किया और उस टाइम पर अगर किसी किस्म की रेनोवेशन एंड ओवरहॉलिंग एक्सपेंस करते हो, तो वो कैपिटलाइज होते हैं।
अगर आपके पास कोई सेकेंड हैंड मशीन होती, मतलब आपके ओपनिंग बैलेंस 75 मिलियन का पार्ट होती, और उसके ऊपर आप किसी किस्म का कोई ओवरहॉलिंग या उसकी रेनोवेशन का कोई एक्सपेंस करते, तो उसने एक्सपेंस आउट हो जाना था। अनलेस कि अगर उस एसिड, उस ओवरहॉलिंग या रेनोवेशन की वजह से किसी किस्म की एसिड्स में इंप्रूवमेंट ना आए, उसने एक्सपेंस आउट हो जाना था। तो यहां पर यह बात सबसे पहले अकाउंट फॉर करनी थी कि मैंने इसको एक्सपेंस आउट करना है या कैपिटलाइज। फिर से सुनिए, मैंने न्यू एसिड परचेज किया, अभी वो अवेलेबल फॉर यूज नहीं आया, उसको अवेलेबल फॉर यूज करने के लिए मैंने उसके ऊपर ओवरहॉलिंग एक्सपेंस किया, मैंने रेनोवेशन एक्सपेंस किया, मैं इसको कैपिटलाइज करूंगा, मैं 3 मिलियन को ही कैपिटलाइज कर देता। लेकिन उसने कहा नहीं, रुके एक मिनट, इसमें से 25% ऐसा एक्सपेंस है जो कि कंज्यूमेबल्स हैं, मींस दैट आप लोगों का एक्सपेंस है उसको कैपिटलाइज ना करो। तो मैं 3 मिलियन का 25% फाइंड करूंगा, तो 3 मिलियन का 25% है 0.75 मिलियन, ये मेरा एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। और 2.25 मिलियन मैंने कैपिटलाइज करना है प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट में। मतलब मेरे पास जो प्लांट एंड मशीनरी इन टोटल रिकॉर्ड होगा वो 15 प्लस 2.25 17.25 का जाके रिकॉर्ड होगा। क्या आपको ये बात समझ आ गई? फिर मैंने साथ में आपको एक और रूल बताया कि अगर ये मैं परचेज ना कर रहा होता, मेरे ओपनिंग बैलेंस में ही मेरे पास एक प्लांट एंड मशीनरी था, और वो सिर्फ आपको ये कह दे कि एन ओल्ड प्लांट एंड मशीनरी इज रेनोवेटेड एंड ओवरहॉल एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 मिलियन, अगर सिर्फ बात जहां तक होती, मैं उसका एक्सपेंस आउट कर देता। अगर वो कैपिटलाइज करने होते तो वो फिर हमें बताता कि ड्यू टू रेनोवेशंस एंड ओवरहॉलिंग इट्स improved its life by 2 years, प्रोडक्शन कैपेसिटी इज इंक्रीज्ड बाय 2000 यूनिट्स, इस किस्म की कोई बात करते, फिर कैपिटलाइज कर। अगर ऐसी कोई बात ना करे तो फिर एक्सपेंस आउट हो जाना था। क्या ये पॉइंट क्लियर? अब हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी थी, तो जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने के लिए आप लोगों ने 15 मिलियन जो पे किया चाइनीज कंपनी को, वो तो आपके पास जाएगा ही कैपिटलाइज। प्लांट एंड मशीनरी ने डेबिट होना है 15 मिलियन से, बैंक ने क्रेडिट होना है 15 मिलियन से, लेकिन साथ में ये जो रेनोवेशन एंड ओवरहॉलिंग एक्सपेंस है, ये इनका 3 मिलियन का 75% प्लांट एंड मशीनरी को चार्ज करोगे, 3 मिलियन का 25% एक्सपेंस आउट करोगे और बैंक को क्रेडिट कर दो। ऑलराइट, तो आपके पास इसकी जर्नल एंट्रीज बनेंगी कुछ इस तरह से। अब प्लांट एंड मशीनरी को इन टोटल डेबिट किया गया 15 प्लस 3 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 75%, 17250, और अमाउंट इन रुपीज 1000 ले रहे हैं, इन मिलियन से नहीं है ये। साथ में उसने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कितना, जो हमने कहा था 0.75, बेसिकली इन 1000 वो 750,000 बनेगा। एंड बैंक से हमने पे किया 18 मिलियन, 15 मिलियन प्लस 3 मिलियन। एनी इशू? द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन 1 नवंबर 2015, अब ये भी ड्यूरिंग द ईयर की बात आ गई, KE transferred a machine having a list price of ₹10 million. Transferred a machine, ऐसे लग रहा है जैसे एक्सचेंज ट्रांजैक्शन हो, या अपनी कोई मशीन उसने ट्रांसफर कर दी, बस अपना कोई नॉन करंट एसेट था, किसको ट्रांसफर की अब आगे वो देखना पड़ेगा। लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया कि उसकी WDV क्या थी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। उसने कहा इसकी लिस्ट प्राइस हमारे पास 10 मिलियन थी, मतलब जो मेरे पास ओपनिंग 75 मिलियन है ना, उस 75 मिलियन में 10 मिलियन का ये एसेट शामिल था। गॉट इट? अब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मैंने देखनी है कि उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होगी, फ्रॉम इट्स स्टॉक इन ट्रेड टू इट्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, KE sells such machines at cost plus, अच्छा हुआ क्या, बेसिकली उसका काम ही यही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर उसने कहा था कि एक सेकेंड हैंड मशीन हम लोगों ने परचेज की, साथ में ऊपर वो कहता है कि इंटरप्राइजेस बाकी सारी इंफॉर्मेशन उसने दे दी, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में हमें बता दिया। लेकिन इस पॉइंट में हमें ये कहता है कि मेरे पास एक मेरा एसेट मौजूद था मशीन, और वो मशीन बेसिकली स्टॉक इन ट्रेड है, मींस दैट मेरी इन्वेंट्री है।
कामरान इंटरप्राइजेज डील्स भी इन्वेंट्री में कर रहा है, तो वो उसकी इन्वेंट्री है। कहते हैं वो उस इन्वेंट्री की जो लिस्ट प्राइस है ना, वो मेरे पास 10 मिलियन, जबकि हमने ये अपनी इन्वेंट्री से निकाला और अपने ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में यूज करने लग गए। मींस दैट हम लोग अपनी इन्वेंट्री को ट्रांसफर कर रहे हैं अपने नॉन करंट एसेट्स में, IAS 2 को ट्रांसफर करने जा रहे हैं IAS 16 के अंदर। फिर ये कहता है कि अगर मैं किसी और को ये चीज सेल करूं तो मैं उससे कॉस्ट प्लस 20% चार्ज करता हूं। बिजनेस कभी भी अपने आप से प्रॉफिट नहीं लेगा। बिजनेस जब भी अपनी कोई इन्वेंट्री अपनी ही यूज में लेकर आएगा तो हमेशा कॉस्ट के ऊपर लेकर आएगा। आपके पास लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, इसमें प्रॉफिट मार्जिन शामिल हो, तो आपने सबसे पहले इसकी कॉस्ट को डिटरमिन कर कि इसकी कॉस्ट क्या होगी। फिर आप लोगों ने अपनी इन्वेंट्री को कम करना है और अपने एसेट्स को इंक्रीज कर देना है। अब ये बिजनेस अपने यूज में लेकर आए या बिजनेस ऑनर अपने यूज में लेकर आए, दोनों के लिए सेम रूल्स हैं। सिर्फ ये है कि उधर ड्राइंग्स रिकॉर्ड हो जाएंगी, इधर मशीन रिकॉर्ड हो जाएगी। अब हम लोगों ने क्या करना है, 10 मिलियन में 25% प्रॉफिट शामिल है, कॉस्ट प्लस 25%। मींस दैट अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो मैं जो सेल करता हूं वो 125 रुपए में करता हूं, कॉस्ट का 25%। तो ये जो 10 मिलियन है ना आपके पास, ये 125% है। आपने इसको मल्टीप्लाई कर, आपने 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 125 और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपके पास इसकी कॉस्ट आ जाएगी 8 मिलियन। बात क्लियर? तो आप लोगों ने अपनी मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया 8 मिलियन के साथ और स्टॉक इन ट्रेड को क्रेडिट किया। एनी इशू? क्या सिंपल ट्रांजैक्शन नहीं थी? नेक्स्ट पॉइंट, सब बच्चों को क्लियर? नेक्स्ट देखें, ऑन 1 जनवरी 2016 हाफ ईयर कंप्लीट हो चुका है हमारा, लास्ट के 6 मंथ्स रहते हैं। अच्छा, यहां पर देखें अक्सर बच्चे ना इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टार्ट में वो पढ़ लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड जून में है, लेकिन जब यहाँ पे पहुंचते हैं ना 1 नवंबर, और खास तौर पे जब डेप्रिसिएशन चार्ज करने लगते हैं तो वो कहते हैं जैसे 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, हालांकि 2 मंथ्स की नहीं थी, 8 मंथ्स की डेप्रिसिएशन थी। तो बच्चे उस टाइम पे भूल चुके होते हैं कि उनका अकाउंटिंग ईयर एंड जून पे हो रहा है, तो वो समझते हैं जैसे दिसंबर में है, तो 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करोगे ना, यू आर जीनियस। हाँ, on 1st January 2016, certain parts to a plant were added at a cost of rupees to extend its, अगर ये बात ना होती तो मैंने सिर्फ एक्सपेंस आउट कर देना था। हमेशा कैपिटलाइजेशन के लिए आपको हिंट बताएगा, इंप्रूवमेंट इन एसेट्स। इंप्रूवमेंट किस तरह से हो सकती है? प्रोडक्शन में इजाफा, या फिर यूजफुल लाइफ में इंक्रीज, या प्रोडक्शन टाइम में डिक्रीज। ऑलराइट, एफिशिएंसी इंक्रीज कर जाना, तो प्रोडक्शन टाइम में डिक्रीज या प्रोडक्शन यूनिट्स की में इजाफा, इंक्रीज, ये होती है उसकी एफिशिएंसी। तो जब उसने कहा ना टू एक्सटेंड इट्स यूजफुल लाइफ, तो हम लोग क्या करेंगे कि प्लांट को डेबिट कर देंगे 4 मिलियन से और बैंक को क्रेडिट करेंगे 4 मिलियन से। ऑलराइट, नेक्स्ट, on 1st March 2000 the plant was damaged and remained inoperative for 1 month, मतलब मार्च का मंथ वो ऑपरेशन में फिर भी रहा डैमेज होने के बावजूद भी। कि is spent an amount of rupees on repairs to restore the plant in, रिस्टोर से मुराद है जिस कंडीशन में वो पहले था हम उसको उसी कंडीशन में लाना चाह रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसकी एफिशिएंसी में इंक्रीज हो गया, कि सर डैमेज होने के बाद तो उसकी वो एफिशिएंसी नहीं रही, जब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस किए तो एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डैमेज की वजह से अगर किसी किस्म का कोई एक्सपेंस होता है तो आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का ही पार्ट बनाना है, ना कि अपने नॉन करंट एसेट्स का। तो यहां पर आपने इस 3 मिलियन को रिकॉर्ड करना था एज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस 3 मिलियन, एंड बैंक को क्रेडिट कर देना है आपने
जब देखिए कुछ ना बताया गया हो ना कि भाई बैंक से पे किया या नहीं किया, तो फिर आप बैंक या लायबिलिटी कुछ भी लिख दें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। ऑलराइट, आप बैंक लिख दें तब भी एक्सेप्टेबल, आप पेएबल्स लिख दें तब भी एक्सेप्टेबल है, कोई इशू नहीं होता इसमें जी। नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट इज ऑन 1st April 2000 a machine which was purchased on 2012, हम कौन से ईयर में मौजूद हैं? 2016। 1 जुलाई 2012 को हमने एक मशीन परचेज की थी एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज, was completely damaged and sold for rupees, तो डिस्पोजल हो गया। तो हमारा वैसे आज का टॉपिक डिस्पोजल्स की डिस्कशन ही था। अब हम लोग इस डिस्पोजल को भी रिकॉर्ड करेंगे। देखिए, डिस्पोजल को रिकॉर्ड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सी बात है कि जो एसिड आपका नहीं है, अपने एसिड की लिस्ट में से उसको निकाल। जैसे ही आप अपने एसिड की लिस्ट में से उसको निकालेंगे, आपका एसिड्स का बैलेंस कम हो जाएगा और आपने अपने एसिड्स को जिसको डिस्पोज कर रहे हैं उसको जाके क्रेडिट करेंगे। तो आपके पास कौन सा एसिड था? तो मशीन अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना है। कौन सी अमाउंट से? कॉस्ट से। और इसके साथ इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। अब जब आपके पास आपका एसिड ही नहीं रहा, तो आपने उसको उसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं करना, मतलब अपनी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन के अकाउंट से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को भी निकाल दो। तो जब क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को आप निकालेंगे, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन की नेचर होती है क्रेडिट, तो जब उसमें से उसको कम करेंगे तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया जाता है। सिंपल सा रूल होता है डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग का कि आपका एसिड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अपनी कॉस्ट से और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। हम लोगों ने इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चेक कर लेनी है। इसका डायरेक्ट हमें नहीं बताया गया, तो हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। साथ में आपने ये देखना है कि इस डिस्पोजल के अगेंस्ट मैंने कितनी अमाउंट रिसीव की, तो आपका बैंक का बैलेंस हमेशा डेबिट होगा। कितनी अमाउंट रिसीव किया हम लोगों ने? 1.2 मिलियन, तो यहां पे 1.2 मिलियन आ जाए। ये बात क्लियर? अब आपने जो वर्किंग करनी है वो एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की करनी है, और बैलेंसिंग अमाउंट प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। अब पहला काम है एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन की वर्किंग। तो हमने ये देखना है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट क्या था और मेथड क्या था, रिटर्न ऑन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, अब इसके लिए क्या करना है? अब आपकी खुशकिस्मती कि जो आपकी एडिशन हुई है वो ऑन द 1st डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर हुई है, आपका काम ज्यादा आसान है। अगर ये ड्यूरिंग द ईयर हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आसान क्यों है कि हम इसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब ये एसिड चाहे 10 साल पुराना भी क्यों ना होता, हमारे लिए इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फाइंड करना बहुत इजी था। किस तरह से? आपने फार्मूला यूज करना है कि हमारे पास WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज टू पावर टाइम। इसको मैंने एन लिख दिया, टाइम। अब देखें, मेरे पास कॉस्ट ऑफ एसिड 12 मिलियन को मैं जरा अमाउंट इन 1000 करूं तो ये 12,000 बन जाएगा। गॉट इट? इनटू 1 माइनस 10% रेज टू पावर। अब देखें, आपने जिस ईयर में डिस्पोजल हुआ, अगर वो डिस्पोजल हो ऑन द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, फिर तो उस साल को शामिल करो, अदरवाइज आपने ओपनिंग तक आना है, ईयर ऑफ डिस्पोजल की ओपनिंग तक आना है। तो 2012 के बाद 2013 आपका फर्स्ट ईयर, 2013 का एंड, 2014 का एंड सेकेंड ईयर, 2015 का एंड थर्ड ईयर, 16 ईयर में डिस्पोजल हो गया। एम आई राइट? इसको शामिल नहीं करना। तो टोटल 3 साल हो गए। इन टोटल अगर आप लोग टाइम को देखें तो आपके पास 30 जून 2013 तक 1 ईयर,
30 जून 2014 तक 2 ईयर, 30 जून 2015 तक 3 इयर्स, और साथ में अगर देखें 1 अप्रैल 2016 तो ये आप लोगों के पास प्लस 9 मंथ्स। ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो आपने ना इन 3 इयर्स को फार्मूले से करते हैं और 9 मंथ्स को जरा मैनुअल वे में करते हैं। तो आपने इसको रेज टू पावर 3, तो 1 जुलाई 2015 आपके पास इसकी WDV क्या आ रही है? 8748। जहां तक किसी को कोई इशू, ये बात क्लियर? अब जो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है ना, वो इस अमाउंट के ऊपर करनी है। 8748 मल्टीप्लाइड बाय, और इसके ऊपर टाइम फ्रैक्शन 9/12। तो इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इसका कितना आएगा? 656। तो इस डेप्रिसिएशन के बाद इसकी WDV क्या होगी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? 8748 लेस 656, 8092। ये है इसकी WDV। हमें चाहिए क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कैसे आएगी? कॉस्ट में से WDV एट द डेट ऑफ डिस्पोजल लेस कर दें 3908। ऑल राइट। अच्छा, अब यहीं पे अगर आप लोग गौर करें, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मेरे एसिड की वैल्यू क्या है? 80, जबकि मैंने इसको सेल कितने में किया? 1.200। ये वैल्यूज ठीक लिखी हुई हम लोग ने, ठीक है। तो यहीं से देखो हमें आइडिया हो जाता है कि हमें लॉस हुआ है या गेन हुआ है। मतलब 8,000 रुपए वाला एक एसिड मैंने सेल किया 1,200 रुपए में, तो मुझे लॉस हो गया। गॉट इट? अब यहां पर देखो कौन सी वैल्यू ग्रेटर, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट साइड ग्रेटर। लॉस की सिचुएशन में हमेशा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट होगा। अब देखें बैलेंसिंग अमाउंट आपके पास क्या आ रही है? 6 ये देखें 6892 प्रॉफिट और लॉस काउंट एज एक्सपेंस, मतलब लॉस के तौर पे जाके रिकॉर्ड कर। एनी इशू? क्लियर है ये बातें? अच्छा, अब बात आती है हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, सारी ट्रांजैक्शन बिल्कुल ठीक ठीक रिकॉर्ड होती हैं, कर लेते हैं, एंड पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना भूल जाते हैं। अब आप लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने के लिए अगर आपके पास WDV मेथड है तो आपको ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। किस तरह से? आपने उठाना है सबसे पहले ओपनिंग WDV, सबसे पहले ओपनिंग WDV। अब देखिए हमारे पास ओपनिंग WDV क्या है? 75 लेस 17 इज इक्वल टू 58। 75 लेस 17 इज इक्वल टू 58। आपने अपने पास लेने ओपनिंग WDV 58, इसमें से लेस करनी है अगर डिस्पोजल है तो डिस्पोजल की ओपनिंग WDV, और 58 को हम लिख लेते हैं 58,000 ताकि वो पॉइंट्स का चक्कर ना पड़े। अमाउंट इन रुपीज 1000 कर रहा हूं, 58 मिलियन को लिखूंगा 58,000। अब हमने देखना है अमाउंट डिस्पोजल के एसिड्स की WDV, और वो भी ओपनिंग। तो ओपनिंग WDV क्या थी? ये देखो इधर से हमने फाइंड की थी। ओपनिंग WDV क्या है? 8748। और बाकी तमाम एसिड्स के ऊपर 10% अप्लाई करते हैं। ओपनिंग WDV लेस करेंगे डिस्पोजल की ओपनिंग WDV, तो आपके पास जो बाकी वैल्यू आए उसके ऊपर 10% अप्लाई करते हैं। वैल्यू क्या आ रही है? 4925, 4925। ऑल राइट। फिर डिस्पोजल एसिड को लेकर आओ 8748, इसको डेप्रिशिएट करो,
मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको अलग इसीलिए किया था कि बाकी तमाम एसिड्स को हम लोग फुल ईयर डेप्रिशिएट करने जा रहे थे, जबकि हम इसको फुल ईयर डेप्रिशिएट नहीं कर रहे थे, इस वजह से हमने इसको अलग किया। तो कितना अरसा हम इसको डेप्रिशिएट करने जा रहे हैं, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ये बात क्लियर? आपने ओपनिंग एसिड की डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली, आपने डिस्पोज एसिड की डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी चार्ज कर दी। अब बात आती है एडिशंस की। अब अगर आप लोग एडिशंस को देखें तो सबसे पहला एडिशन कब हुआ? 1 अक्टूबर को। कितनी अमाउंट पर हुआ जी? एडिशन 17250 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये एडिशन हुआ था 1 अक्टूबर, तो 9/12। तो इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1293, 4 कर लें, 1294। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो एडिशन हुआ, ये देखिए इधर स्टॉक इन ट्रेड, यहां से आपके पास एक एसिड आया था, कितनी अमाउंट के साथ? 8000 के साथ। किस दिन? 1 नवंबर को। तो हम यहां पे लिखेंगे 8000 इंटू 10% मल्टीप्लाइड बाय 8/12, 533 जी। उसके बाद आपने ऊपर नहीं देखना है कोई और एडिशन, तो आपके पास एडिशन हुआ था 4000। ये भी आप लोगों ने कैपिटलाइज किया, कैपिटलाइज किया तो डेप्रिशिएट होगा। 4000 किस दिन से? 1 जनवरी से। मल्टीप्लाइड बाय इज इक्वल टू 200 जी। उसके बाद नथिंग, और आपने इन सब को ऐड कर लिया, एंड द बैलेंस इज 7608। द depreciation expense debit, accumulated depreciation credit 7608। ऑल राइट, डिस्पोजल के बारे में अभी मजीद परेशान नहीं होना, ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी डिस्पोजल की। हमने इसके ऊपर 3-4 और प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिसमें डिस्पोजल की हर तरह की ट्रांजैक्शन को देखेंगे। उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड भी देखेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी देखेंगे, रिवर्स कैलकुलेशंस वगैरह भी शामिल हो जाती है। लेकिन थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि डिस्पोजल कुछ इस तरह से होगा। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ था ओपनिंग WDV नहीं लेस की, ओपनिंग WDV फाइंड की है डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए। सुने, अब डिस्पोजल की ओपनिंग WDV क्यों लेस की? भाई इस WDV में मेरे पास एक ऐसा एसिड शामिल है जो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोज हो गया, और इस दिन उसकी वैल्यू क्या थी? 8748। अब अलग क्यों कर रही हैं? ओपनिंग ने पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होना है, जबकि इस डिस्पोजल ने पूरे साल के लिए डेप्रिशिएट होना है। अगर मैं इसको अलग ना करता, मैं 58,000 का 10% ले लेता, उसने फुल ईयर डेप्रिशिएट हो जाता था, अगेंस्ट रूल। डिस्पोजल के टाइम पर कैरिंग अमाउंट नहीं लेस करनी। क्यों? अब देखो, मैं यहां से अपने एसिड की कौन सी वैल्यू ले रहा हूं? क्या मैं क्लोजिंग बैलेंस ले रहा हूं? तो लेस भी तो ओपनिंग करूं, ओपनिंग में से ओपनिंग लेस करोगे। जिस जिस जगह पर मौजूद हो, आपने दूसरे एसिड को भी उसी के कंपैरिजन में देखना है। ऑल राइट, तो यहां पर जब ओपनिंग बैलेंस होता है एसिड्स का, तो डिस्पोजल का भी ओपनिंग लेना है आपको, राइट। और इसने डेप्रिशिएट भी तो ओपनिंग नहीं होना होता है ना, ओपनिंग WD में ने पूरे साल के लिए आगे डेप्रिशिएट होना है, इसीलिए मैंने इसको अलग कर दिया। क्लोजिंग तो अभी मैंने फाइंड ही नहीं किया था। और कोई क्वेश्चन? सब क्लियर? ये तो हमने मैथड यूज किया WDV कैलकुलेट करने के लिए, हम ऐसे कर सकते हैं। ऐसे ही करेंगे, वर्किंग। हाँ जी। ऑल राइट,
नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल 36। एग्जाम्पल 36 की रिक्वायरमेंट देखें, कहते हैं प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स पर्टेनिंग टू द प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 2018, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन एंड एसेट डिस्पोजल। तो एक और डिस्पोजल आपके पास आ गया। अच्छा, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। देखिए, डिस्पोजल अकाउंट उस टाइम बनेगा जब एसिड में डिस्पोजल है। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर किसी किस्म का कोई डिस्पोजल किया ही नहीं है, कोई अपना एसिड सेल नहीं किया, डिस्पोजल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कॉस्ट और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के अकाउंट ये मैंडेटरी है, ये हर हाल में बनेंगे। अब हम लोग देखेंगे जरा सीक्वेंस के साथ कि हमने इन अकाउंट्स को किस तरह से मेंटेन करना है। अब आपको डिस्पोजल और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए कि डाटा क्या गिवन है। कहते फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्लांट एंड मशीनरी ऑफ अल्फा एंटरप्राइजेस। यहाँ पर अकाउंटिंग ईयर बताया हुआ है हमें 31 दिसंबर 2018। तो अकाउंटिंग ईयर का स्टार्ट कहां से होना है? 1 जनवरी 2018। As at 1 January 2018, balances of cost and accumulated depreciation amounting to rupees this and this respectively. अब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में उसने ओपनिंग बता दिए थे। अच्छा, अब मैंने कॉस्ट और accumulated वहां पर जनरल एंट्रीज बतानी थी, जहां पर एसिड बना अकाउंट बना कर देना है। तो हम क्या करेंगे, अपने पास एक एसिड अकाउंट, एग्जांपल नंबर 36। भाई आपके पास जो भी क्वेश्चन नंबर हो, आप सबसे पहले वो क्वेश्चन नंबर लिखेंगे। उसके बाद इसकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट थी कि हम लोगों ने लेजर अकाउंट्स बनाने, तो आपने यहां पर अपने पास लेजर अकाउंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए। द फर्स्ट अकाउंट इज एसिड अकाउंट। और एसिड कौन सा है आपके पास? प्लांट एंड मशीनरी। जी, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। साथ में आपने बनाना है इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, अब ना बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल से पढ़ने लगे इन चीजों को, तो आपको डिस्पोजल, एडिशन वगैरह और अकाउंट किस तरह बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाएगी। आपने यहां पर अपने पास बनाना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसिड अकाउंट का ओपनिंग इसकी डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, और क्वेश्चन में आपके पास गिवन होता है, तो आपने बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पर इसको रिकॉर्ड किया एंड ऑल अमाउंट्स इन रुपीज, ये आपने स्टार्ट में बता देना है। अब हम लोग इस ओपनिंग को किस तरह लिखेंगे? 12,700। और प्लांट एंड मशीनरी ये कॉन्ट्रा एसिड अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग क्रेडिट साइड पे, बैलेंस ब्रॉड डाउन एंड द ओपनिंग इज 6240। ये बात क्लियर? अब देखो, मैंने जस्ट रिक्वायरमेंट पढ़ी और मुझे पता है कि मैंने ये काम करना है, और सिर्फ अभी पहली एडजस्टमेंट देखी, और यहां से ये देखो कि मेरा आधा नंबर तो बन ही चुका होगा, इतना तो मुझे दे ही देगा वो नंबर। फिर नेक्स्ट एडजस्टमेंट, अब ये कैंसिल हो गई, अब इसको दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, कहते हैं 1 अप्रैल 2018 एन ओल्ड मशीन। देखिए बेटा, कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने सारे पढ़े हुए होते हैं। आप लोगों ने एक्सचेंज ऑफ एसिड भी पढ़ा है, आपने एडिशन ऑफ एसिड भी पढ़ा है, आपने डिस्पोजल ऑफ एसिड भी पढ़ा हुआ है, आपने स्ट्रेट लाइन मेथड भी पढ़ा हुआ है, आपने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी पढ़ा हुआ है। लेकिन उस टाइम पे जरूरत है सिर्फ आपके एक्टिव माइंड की। अगर क्वेश्चन करते हुए आपके माइंड में IS 16 के अलावा FR 1 के अलावा कोई और घूम रहा हुआ, तो FR 1 की छुट्टी हो जाए। और ये कहने को बातें बड़ी आसान होती हैं, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, थोड़ी सी एफर्ट करके पढ़ो, हर एक चीज सॉल्व हो जाती है। ये जो मशीन अल्लाह ताला ने दी है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग मशीन है, लेकिन इसके लिए ड्राइवर वैसा होना चाहिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं अगर ड्राइवर अच्छा ना हो। आपको ये नहीं पता कि आपने इस मशीन को यूज कैसे करना, उस वजह से आपके पेपर फेल हो जाते हैं। आप के कंट्रोल में नहीं होती ये बातें कि आप क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे वक्ती तौर पे। इवन के क्लास में बैठे हुए भी आप लोगों में से बहुत से खोए हुए होते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ गए हुए थे, और कुछ देर बाद एहसास होता है तो ये क्या एग्जाम्पल 35 एंड हो गई है, बस आप फेलियर की तरफ चल पड़े।
और इस सिचुएशन को कोई नहीं रोक सकता, फिर बड़े से बड़ा टीचर भी यहाँ पे फेल हो जाता है। ये चीजें आप पे मैटर करती हैं कि आपने इसको आगे किस तरह लेके चलना है। तो आपका एक्टिव माइंड होना ज्यादा जरूरी है। इस वजह से जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हो, खासतौर पे नया कॉन्सेप्ट, तो बिल्कुल ज्यादा एक्टिव माइंड होके पढ़ो कि देखो कि यार मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। आपके माइंड में सिर्फ एक चीज होती है, पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, समझ नहीं आ रही। भाई आपके लिए हैं, न्यू चीजें हैं, सीखोगे तो समझ आएगी। कौन सा आखिरी क्वेश्चन करने लगे हैं, अभी तो स्टार्ट लिया था, अभी तो पार्टी शुरू की थी हम लोगों ने, और तो आप लोगों ने पहले ही दम तोड़ दिया है। जब आपके माइंड में ये बात फिट हो जाती है ना, मुझे समझ नहीं आती, आपको कभी नहीं समझ आती। और आप ये देखो, आप अपने एग्जाम के 20 मार्क्स कवर करने के लिए जा रहे हो, तो भाई उसने टफ टाइम देना है आपको। 20 मार्क्स ऐसे नहीं मिल जाते। और अगर आप लोग सिर्फ डिस्पोजल की रिकॉर्डिंग के ऊपर ही दम तोड़ जाओगे, आगे क्या होगा? तो आप खुद सोचो। आप अगर इस फील्ड में आ गए हो तो अपने आप को चेंज करो कि भाई मैं इस फील्ड के लिए बना हूं। जो लोग इसको कामयाब करते हैं, पास करते हैं, भाई कोई उसके सींग नहीं निकले हुए होते, दो दो दिमाग उनके पास भी नहीं होते, आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं और वो कर जाते हैं। क्या बात है, काम से लगन, एक मोहब्बत कि भाई मैंने ये काम करना है, और वो कामयाब हो जाते हैं। और ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स मौजूद हैं। क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। एन ओल्ड मशीन हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज, भाई ये कोई WDV नहीं है, ये कोई कॉस्ट भी नहीं है। कहते हैं इस दिन उस एसिड की जो फेयर वैल्यू थी, जो एसिड हम लोग देने जा रहे हैं, एसिड गिवन अप, वो 340 का था। फिर वॉज एक्सचेंज फॉर अ न्यू मशीन, क्या हम लोगों ने एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नहीं पढ़ी हुई? और उस पे न्यू एसिड की रिकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पे करनी है, क्या हम लोगों ने उस पे टाइम नहीं लगाया हुआ? ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई होती है। अब देखिए नेक्स्ट, द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस वॉज पेड थ्रू अ चेक ऑफ रुपीज, मतलब मैंने अपने एक एसिड दिया जिसकी फेयर वैल्यू 340 थी, एसिड के साथ साथ मैंने 680 का एक चेक भी दिया, फिर मुझे न्यू एसिड आके मिला। फिर क्या कहता है? कहते हैं द लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन वाज रुपीज, क्या मुझे जरूरत है इसकी? लिस्ट प्राइस मतलब वो इस मशीन को कितने में सेल कर रहा था? 1130 पे सेल कर रहा था। द ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड फॉर रुपीज 870,000 ऑन 1 सितंबर 2000, अब डिस्पोज हो गई किस दिन? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल को पहले तो अपना डिस्पोजल रिकॉर्ड करो कि अपने इन एसिड्स में से आपने इसको बाय बाय कहना है। ये ओपनिंग में मौजूद था, आपने इसको बाय बाय बोला, और यहां पे क्या कहोगे? डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज अकाउंट। और इसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास? सिंपल डिस्पोजल अकाउंट डिफरेंट, और डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज इसको थोड़ा अलग रखना है, ताकि यहीं से हमें पता चल जाए भाई न्यू एसिड भी डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज से आता है, ओल्ड एसिड भी वहीं पे जाएगा। इसकी कॉस्ट क्या थी? किस दिन डिस्पोजल हुआ? 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल, डेट जरूर लिखा करो। अच्छा, इसी दिन न्यू एसिड भी आ गया 1 अप्रैल को, और न्यू एसिड भी डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज के अगेंस्ट आया। तो हम लोग जाकर इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट, क्या 1130 से? तो आंसर है नो। तो कौन सी वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे? इसके लिए रूल हम लोगों ने पढ़ा था कि फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप, क्वेश्चन में गिवन थी, और अगर सपोज दोनों भी गिवन होती, हमने प्रेफरेंस किसको देनी थी? फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप। लेकिन उसके लिए भी हमने आगे कंडीशंस पढ़ी थी कि अगर आप लोगों के पास फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसिड अगर मोर रिलायबल हो आप लोगों के पास, तब आप लोगों ने उसको प्रेफर करना है, अदरवाइज फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप पे चले जाना है। ऑलराइट। अच्छा, अब यहां पर देखें 340, मैंने अपना एक एसिड दिया 340 का, अब ये उसकी बुक वैल्यू नहीं है, ये है मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू 340 प्लस मैंने उसको दिए, तो टोटल मेरी तरफ से कितना जा रहा है? 10। तो यहां पे आएगा 10
20। न्यू एसिड की रिकॉर्डिंग होगी फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप प्लस, अच्छा फिर आपने इधर क्या करना है, इसके साथ ब्रैकेट में लिख देना है फेयर वैल्यू ऑफ एसिड गिवन अप 340 प्लस, आपने ये वर्किंग जरूर शो करनी है कि 1020 इस तरह से बना है हमारे पास। ये बात क्लियर। अब बेटा अगर यहाँ पे डिस्पोजल हो गया तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से भी आपने डिस्पोजल के पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भेजनी है, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। हाँ ये अलग बात है कि हमें नहीं बताई हुई, इसको कैलकुलेट करना है तो हम इसको थोड़ा सा टाइम देंगे कि हम लोग पहले बाकी रिकॉर्डिंग करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे, और जहां पर ये वर्किंग वगैरह है उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। लेकिन हमने रिकॉर्ड कर लिया कि मैंने इधर लिखना जरूर है। अच्छा नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट ये हो गया कंप्लीट। थर्ड पॉइंट, ऑन 1 Feb 2018 a plant having a list price of rupees 10,000 was acquired. A trade discount of 5% was allowed on the list price. कौन सी list price? 10,000। 10,000 का 5% ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो ट्रेड डिस्काउंट लेस हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्लांट वाज रेडी फॉर यूज ऑन 1 अगस्त 2000, मतलब इसको तैयार होने में काफी अर्सा लगा, तो डेप्रिसिएशन 1 Feb से नहीं स्टार्ट। डेप्रिसिएशन जो स्टार्ट होनी है इसकी 1 अगस्त से स्टार्ट होनी है। वॉज इनकर द फॉलोइंग, और इस टाइम ड्यूरेशन में ये कॉस्ट इनकर्ड हुई, कौन कौन सी है? फ्रेट चार्जेस ऐड हो जाएगा 10,000 लेस 5% ऑफ 10,000 प्लस 660, कंसल्टेंट्स फी, इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जर्नल ओवरहेड, ये एक्सपेंस आउट होंगे। ये आप लोगों ने हमेशा एक्सपेंस आउट करने हैं, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनते। स्टाफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग कॉस्ट कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनती। गॉट इट? क्यों? क्योंकि हमारा अपने स्टाफ के ऊपर कंट्रोल नहीं होता। अब यहाँ पे कंट्रोल से मुराद है कि जनाब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ये कर लें, वो कर लें। भाई उसकी डेथ हो जाए मैं क्या करूंगा? कहाँ गए कॉन्ट्रैक्ट? क्या मैं उसकी डेथ को रोक सकता हूँ कि भाई मैंने इसके ऊपर ट्रेनिंग कॉस्ट की हुई है, अभी इसकी डेथ नहीं होनी चाहिए? तो इंसानों के ऊपर ना हमारा कंट्रोल नहीं होता, और एसिड की डेफिनेशन में यह वर्ड शामिल था, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। तो इस वजह से आप लोगों ने ट्रेनिंग कॉस्ट को कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट नहीं बनाना, चाहे वो एसिड से रेलिवेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो उससे मैंडेटरी ही क्यों ना हो। भाई मैं न्यू प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया, जापान से लेकर आया, पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा था, कोई उसको जानने वाला भी नहीं था, तो मैंने वहां से टीम भी मंगवाई जिन्होंने मेरे स्टाफ को जाके ट्रेन किया, लेकिन वो ट्रेनिंग कॉस्ट मैं एक्सपेंस आउट करूंगा। जिस साल ट्रेनिंग हुई उस साल के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाएगी, लेकिन उस प्लांट एंड मशीनरी की टेस्टिंग कॉस्ट वो कैपिटलाइज हो जाती है। गॉट इट? नेक्स्ट, ओपनिंग सेरेमनी, भाई ना करो, एसिड तो फिर भी काम करना शुरू कर देगा। एसिड ने माइंड नहीं करना कि भाई आपने हमारे इफ्तिताह में कोई दावत शावत नहीं की, तो ये आप लोगों ने एक्सपेंस आउट करना है। ओके, तो आप चाहे जिस सेलिब्रिटी को बना बुला लें और उन्होंने मिलियन रुपीस आपसे ले लिए हैं, तो एसिड को ना देना वो। गॉट इट? नेक्स्ट देखो, अब आपके पास ये जो एसिड आएगा आपने पहले उसकी कॉस्ट को डिटरमिन करना है, तो वो कॉस्ट आपके पास बनेगी 10,000। इस 10,000 का 5% बनाएंगे, लेस करेंगे, ऐड करेंगे 660 प्लस 540 प्लस 600, और आपके पास ये कॉस्ट ऑफ एसिड आ जाएगी 113। ये है आपके पास उस प्लांट की कॉस्ट। ऑल राइट, क्या ये चीज हम लोगों ने पूरी कवर की हुई नहीं थी? हम लोगों ने एक्सचेंज ऑफ एसिड कवर किया हुआ था, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ एसिड को कवर किया हुआ था। अब न्यू जो एडिशन हमारे पास होनी है किस अमाउंट से? 11300 से, और कौन सी डेट पर? जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ उस दिन आपके एसिड की लिस्ट में शामिल होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखें, 11300।
1 अगस्त यहाँ पे बैंक कर लें आप, क्या आपने सारी पेमेंट कर दी है? एनी इशू? नेक्स्ट, on 31st October 2018 an other machine was sold for rupees, अब दोबारा से एक मशीनरी सेल हो गई फॉर रुपीज 334,000। भाई एसेट अकाउंट में ये नहीं जाएगा, ये डिस्पोजल अकाउंट में जाएगा, ये डिस्पोजल अकाउंट, और ये सेल प्रोसीड्स हैं 334,000 की। इट वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जनवरी 2000 and had a net book value of rupees, अब कॉस्ट नहीं बताई, तब आपको नेट बुक वैल्यू बता दी है एट द डेट ऑफ डिस्पोजल। और अच्छा, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल नहीं, ऑन 1 जनवरी 2000 ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बताई है, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल भी नहीं बताई। ओपनिंग के इस साल के स्टार्ट में उसकी WDV क्या थी? 512। A cost of rupees 25,000 was incurred on its, अच्छा हमें अगर 334,000 रिसीव हुए तो 25,000 का हम लोगों ने एक्सपेंस भी किया था, और हमें चाहिए नेट सेल प्रोसीड्स। गॉट इट? अच्छा, अब इसकी रिकॉर्डिंग क्या करनी है? भाई मुझे अब इसकी कॉस्ट की जरूरत है, मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट के लिए रिवर्स कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, साथ में मुझे इसकी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन चाहिए, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी फाइंड करनी पड़ेगी। लेकिन अभी तक क्वेश्चन में कहीं नहीं पता चला कि डेप्रिसिएशन मेथड या रेट क्या है। Am I right? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, AE depreciates plant and machinery at per annum using, अब आपके डिस्पोजल के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक ठीक हो जाने हैं, इधर आपको हर एक बात समझ आ जानी है। अब देखिएगा, जब भी आप लोगों के पास इस किस्म के कोई एसेट्स वगैरह अकाउंट बनाने हो तो सबसे पहले एसेट अकाउंट को कंप्लीट किया करो। सबसे पहला काम एसेट अकाउंट को कंप्लीट करना। अगर हम लोग यहां पर एसेट अकाउंट को देखें, डिस्पोजल किस दिन हुआ? 31 अक्टूबर 2018, 31 अक्टूबर। अब ये सिंपल डिस्पोजल है, तो बस डिस्पोजल अकाउंट, यहां पे कॉस्ट ऑफ एसिड आएगी, लेकिन मेरे पास कॉस्ट ऑफ एसिड मौजूद नहीं है, उसकी कैलकुलेशन करूंगा। लेकिन उसके अलावा देखें, क्या मेरा एसिड अकाउंट कंप्लीट नहीं है? सारी एडिशंस रिकॉर्ड कर दी, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के थ्रू जो एडिशन हुई वो भी रिकॉर्ड हो गई, डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज वो भी हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी। अब हम लोगों ने करनी है थोड़ी सी वर्किंग। वर्किंग हमेशा आप लोगों ने शो करनी है, अगर वर्किंग ना शो, आपकी वर्किंग पे मार्क्स मौजूद होते हैं, तो आप लोगों ने वर्किंग शो करनी है, डायरेक्ट कैलकुलेटर मेथड अप्लाई नहीं करना। अब क्या करना है आप लोगों ने, यहां पर देखिए, डेट ऑफ परचेज क्या है? 1 जनवरी 2000। अकाउंटिंग ईयर एंड डेट क्या है? 31 दिसंबर 2018। मेरी बात यहां पे जरा गौर से सुन लीजिएगा, बाद में आप लोग रिकॉर्डिंग करें। सुने, मुझे ये जो WDV बताई गई है, ये कौन सी डेट पर बताई गई? एसिड को परचेज किए हुए कितना अरसा हुआ? अब देखिए, फर्स्ट डे पे परचेज हुआ, तो मैं इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकता हूं। कौन से ईयर में परचेज हुआ? तो 2015 फर्स्ट ईयर, 16 सेकेंड ईयर, 17 थर्ड ईयर, 18 को शामिल नहीं करना क्योंकि 18 का स्टार्ट है। तो 3 साल बाद की उसकी WDV मेरे पास क्या आ रही है? 512। तो सेम आपने मेथड अप्लाई करना है इसके ऊपर, वर्किंग नोट्स। अब ये आप लोगों ने ना जरा नेक्स्ट पेज पे चले जाना है, ये यहां पर आपके पास आ जाएंगे वर्किंग नोट्स। आप लोगों के पास जो मेथड है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, एडिशन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ड्यूरिंग द ईयर हो तो फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता। फार्मूला क्या है हमारे पास? WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज्ड टू पावर टाइम। लाइफ नहीं,
टाइम, कि कितना टाइम हो चुका है उसको। अब यहाँ पे देखिए भाई WDV गिवन है, और WDV क्या है मेरे पास 512, तो मैं लिखूंगा 512 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस द डेप्रिसिएशन रेट इज 20%, और इसको कितना अरसा हो गया 3 ईयर। यहां से आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। देखो कितना सिंपल सा था, WDV से कॉस्ट फाइंड कर ली, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, कॉस्ट से WDV फाइंड की थी। बात क्लियर हो गई सब बच्चों को। अब 1000 रुपीज आप लोगों ने यहां पे जाके माइनस कर देने, लेकिन इन 1000 का पता आपको कहां से चला, तो यहाँ पे उसे आपने बताना है कि भाई जाएं आप मेरी वर्किंग वन चेक करें। अब जब वो जाएगा ना वर्किंग वन के पास, तो वहां पे आधा नंबर 1 नंबर जरूर देकर आएगा, अदरवाइज उसके लिए मुश्किल हो जाता है। बात समझ आ गई। एसिड अकाउंट में कोई और ऐसी चीज जो आप कहें कि हमें अकाउंट फॉर करनी चाहिए, तो एसिड अकाउंट को क्लोज कर दें। डेबिट साइड का टोटल देखें क्या आया, 25020। क्रेडिट साइड का टोटल, और आपके पास बैलेंस कैरी डाउन होगा एट द एंड ऑफ द पीरियड 23150। एनी इशू, सब बच्चों को क्लियर हो गई है बात जी। बैंक की जगह लिखा हुआ है लास्ट में सर कैपिटल वर्किंग प्रोसेस जी पहले में वाली बैंक जगह लिखने हैं। हाँ, कैपिटल वर्किंग प्रोसेस आ जाता है। मैंने आपसे ये बात कही थी कि आपके पास ये जो एसिड है हमारे पास आ तो पहले ही गया था, लेकिन हम लोगों ने अपने एसिड का पार्ट कब बनाया, 1 अगस्त, जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज है। तो उससे पहले कहाँ होगा वो, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में, तो उसके ऊपर काम हो रहा है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है ना, तो फिर वहां से एसिड का पार्ट बन जाता है। तो हम बैंक नहीं, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस यहाँ पे लिख लेते हैं। सिंपली एक्वायर करें फिर बैंक आ जाता है, लेकिन अगर वो हमारे पास मौजूद रहा तो हम उसे कैपिटल वर्क इन प्रोसेस का पार्ट बना के फिर यहां पर लेकर आते हैं। अच्छा, एसिड अकाउंट में आपको इशू ऑल क्लियर। अच्छा, जैसे ही आपका एसिड अकाउंट कंप्लीट हो जाए ना, आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। फिर आपने डिस्पोजल अकाउंट बनाने हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट सबसे लास्ट में जाके बनाना है, उसको कंप्लीट सबसे लास्ट। अब देखिए इसमें ना स्टेप्स होते हैं। अगर आप लोग स्टार्ट ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से करेंगे और आप लोग डिस्पोजल एक्सचेंज एसिड की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने बैठ गए, टाइम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं खत्म होगा। बस इतना सा फर्क पड़ता है। तो आप लोगों ने एसिड अकाउंट कंप्लीट करना है फौरन। ये एक इजी अकाउंट होता है और ये आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स जरूर दे रहा होता है। उसके बाद फौरन आपने डिस्पोजल। तो एसिड अकाउंट से हमें पता चल गया भाई डिस्पोजल हमारे पास 2 तरह के हैं। कौन कौन सा, अच्छा डिस्पोजल, आपने हर किस्म के डिस्पोजल को अलग रिकॉर्ड करना है। आपने आप लोगों के 3 एसिड डिस्पोज हुए, तीनों को मर्ज नहीं करते, क्योंकि तीनों के ऊपर प्रॉफिट और लॉस में जो अमाउंट जाएगी एज अ लॉस या गेन हमने अलग से रिकॉर्ड करना होता है। तो आपने उसको नेट ऑफ नहीं करना, आपने अलग अलग रिकॉर्ड करना। और एक्सचेंज और सिंपल डिस्पोजल को तो वैसे ही अलग रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपने डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज और सिंपल डिस्पोजल अकाउंट, अच्छा देखिए अब डिस्पोजल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, यहां पे जरा फोकस करें। भाई देखिए डिस्पोजल के अगेंस्ट आपका एसिड अकाउंट क्रेडिट होता है, एम आई राइट। जब भी डिस्पोजल करते हो किसी भी एसिड की, आपका एसिड अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। तो आपने यहां पे लिख दिया प्लांट एंड मशीनरी। देखिए एक्सचेंज के थ्रू यहां पर जिसको आपने क्रेडिट किया था वो यहां पर आकर डेबिट हो जाएगा। देखिए सिंपल पोस्टिंग थी। इसी तरह से ये जो 1000 आया,
ये भी प्लांट एंड मशीनरी 31 अक्टूबर, कितनी अमाउंट? अब चाहो तो यहां पे वर्किंग वन लिख लो, और अगर नहीं भी लिखते तो यहां से उसने जाना है प्लांट एंड मशीनरी के पास, वहां पे 1000 उसने चेक किया, तो प्लांट एंड मशीनरी उसको वर्किंग वन पे भेज देगा। 1000 इस तरह से आने हैं। बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब डिस्पोजल ने अपना काम, अब एसिड अकाउंट ने अपना काम खत्म कर दिया, उसने डिस्पोजल के पास भेज दिया। अब हम जाएंगे डिस्पोजल की ट्रांजैक्शंस के ऊपर। एक ट्रांजैक्शन हमारे पास इधर थी, सिंपल डिस्पोजल, तो इसमें देखना कि कैश इन्वॉल्व है। लेकिन उससे पहले अगर आपका ये डिस्पोजल है कॉस्ट पर, तो फौरन यहां पर आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड। अब आपके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी 2 मरतबा डेबिट होगा। एक मरतबा डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज, और दूसरी मरतबा सिंपल डिस्पोजल अकाउंट। ऑल राइट, ये बात समझ आ गई? अब देखिए, मैं 2 डिस्पोजल एट अ टाइम लेके चल रहा हूं। आपने जैसे ही एसिड की कॉस्ट लिखी प्लांट एंड मशीनरी एसिड अकाउंट में से देखकर, फौरन सामने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख लेना कि भाई मैंने अमाउंट लिखनी है इधर। कैसे आएगी वो फिर कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। इसके बाद आपने जाना है कि क्या मैंने कोई अमाउंट रिसीव की। तो अगर आप डिस्पोजल को देखें तो कहता है अनदर मशीन वाज सोल्ड फॉर रुपीज दिस, तो लाजिमी बात है मैंने ये अमाउंट रिसीव कर ली। कितनी? 334। तो देखो, जब कोई अमाउंट रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट रिसीव की? डिस्पोजल के अगेंस्ट रिसीव की, तो डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। ये डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज नहीं है, ये सिंपल डिस्पोजल है, तो यहां पर आपने बैंक अकाउंट लिख दिया 334 बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए, हम लोग बैंक अकाउंट नहीं बना रहे थे, तो आपने बैंक अकाउंट को नहीं डेबिट करना। डिस्पोजल बना रहे हैं तो इसके अगेंस्ट डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज आप एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में देखें, तो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन के लिए हम लोगों ने पे किया था। तो जब हम लोगों ने पे किया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट। कितनी अमाउंट से? 680। यहां पर डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होगा। तो ये चीज देखी जाती है कि हम लोग पे कर रहे हैं या रिसीव, उसके मुताबिक बैंक को लेके चल। हम पे कर रहे हैं तो डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, हम रिसीव कर रहे हैं डिस्पोजल अकाउंट। अब आपने इसको याद कैसे रखना, आप बैंक को सोच लेना, जो बैंक के साथ ट्रांजैक्शन उसका उलट डिस्पोजल के साथ, कि हम पे कर रहे हैं बैंक क्रेडिट तो डिस्पोजल, हम रिसीव कर रहे हैं बैंक डेबिट तो डिस्पोजल क्रेडिट। क्लियर हो गई यहां तक बात? अब डिस्पोजल अकाउंट में सिर्फ ये 3 चीजें जाएंगी, क्या? एसिड, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड बैंक, और फिर आ जाएगी बैलेंसिंग अमाउंट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। ऑलराइट, लेकिन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में 4 चीजें, ओल्ड एसिड, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैश ट्रांजैक्शन, वो पेड भी हो सकता है रिसीव्ड भी हो सकता है, प्लस न्यू एसिड। तो हम लोगों ने न्यू एसिड भी तो लिया था, तो न्यू एसिड के अगेंस्ट हम लोगों ने अपने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट किया। कितनी अमाउंट से? 1020। क्या ये बात समझ आ गई? अब रहती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब फाइंड करते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। पढ़ें जरा एक्सचेंज ट्रांजैक्शन को, ये ट्रांजैक्शन नंबर 2। जरा गौर से देखें भाई, 1 अप्रैल 2018 को हमने एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की, उसके लिए ये फेयर वैल्यू थी, इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अभी अब कोई ताल्लुक नहीं है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने के लिए, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। फिर क्या कहते हैं, द बैलेंस ऑफ द परचेज प्राइस, ये पे कर दिया, इसका भी लिस्ट प्राइस ऑफ न्यू मशीन, नहीं, ओल्ड मशीन हैड बीन एक्वायर्ड फॉर रुपीज ऑन, अब देखें ड्यूरिंग द ईयर हुआ,
अब जो एडिशन हुई है, जो इस एसिड को परचेज किया था ड्यूरिंग द ईयर, फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब मैनुअल ट्रांजैक्शन, मैनुअल वर्किंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। जब फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में एडिशन होती थी, परचेज ऑफ एसिड, फार्मूला अप्लाई कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। अब मैनुअल ट्रांजैक्शन के जरिए चलेंगे। 1 सितंबर, ये देखें वर्किंग नोट 2, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये हेडिंग जरूर दिया करें कि ये वर्किंग किस चीज के से रेलिवेंट है। फॉर डिस्पोजल थ्रू एक्सचेंज। अब वर्किंग कैसे करनी है इसकी, ये देखें। डेट ऑफ परचेज 1 सितंबर 2015, कॉस्ट 870 रुपीज इन 1000। ये बात समझ आ गई। अब अकाउंटिंग ईयर, फर्स्ट अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा? दिसंबर 15। इस साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा, ये देखें, साथ में लिखना है 870, 20%, 4/12, शाबाश, इज इक्वल टू 58, लेस किया WDV जी 58, 812। फिर नेक्स्ट ईयर एंड करें 31 दिसंबर 2016, अगले साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 812 मल्टीप्लाइड बाय 20%, जी 162, 650 WDV। डिस्पोजल कब हुआ था? 1 अप्रैल 2018। तो अब हम लोग पहुंचे 31 दिसंबर 17, डेप्रिसिएशन। अभी भी पूरा साल डेप्रिशिएट करेंगे। 650 मल्टीप्लाइड बाय 130 एंड 520, अब ये हम लोग करंट ईयर पे आ गए। जो हमारा करंट ईयर था हम उसमें आ चुके हैं। उसका ओपनिंग WDV 520 है। डेट ऑफ डिस्पोजल इज डेट ऑफ डिस्पोजल इज 1 अप्रैल 2018। तो ये देखें 1 अप्रैल 2000 डेप्रिसिएशन। अब अगर यहां पे देखें 520 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 26 and the WDV at the date of disposal is 490। ये आपके पास आएगी WDV at the date of, आपको क्या चाहिए? तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? कॉस्ट लेस WDV। कॉस्ट थी WDV, the accumulated depreciation is 376। ये जाके इधर लिखें 376। कहां से पता चला? 2 से। और ये लिखने की आदत बना लेना कि मैंने फौरन उसको वर्किंग का रेफरेंस देना है, एनी इशू। अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि अगर एडिशन फर्स्ट डे पर हो तो मैंने शॉर्टकट मेथड फार्मूला अप्लाई कर लेना है, लेकिन अगर एडिशन ड्यूरिंग द पीरियड हो तो फिर मैंने मैनुअल ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करनी है, उस चीज की वर्किंग का भी आपको आइडिया हो गया, राइट।
अब देखें डेबिट और क्रेडिट साइड कौन सी ग्रेटर है, कोई भी हो सकती है। तो यहां पर अगर आप लोग देखें तो आपके पास डेबिट साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा है ना, 1550, 1550, इसमें से लेस कर दें ये, तो बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिख लेना यहाँ पे, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट कितना 150। अब देखें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट या क्रेडिट, डेबिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट जब भी डेबिट होता है लॉस को शो करता है, तो लॉस ऑन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन 154। गॉट इट? अब कोई इशू किसी को? नेक्स्ट देखें, इसके लिए भी बिल्कुल वैसे ही एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन हम लोगों ने फाइंड करनी है। कोई इशू है? हमने 31 अक्टूबर 2018 को डिस्पोजल हुआ और उसकी कॉस्ट नेट बुक वैल्यू है, अब काफी सारा काम तो हुआ पड़ा है यहाँ पे। अब क्या करना है हम लोगों ने, ये ओपनिंग WDV गिवन है, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है 31 अक्टूबर 2000, और मुझे एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चाहिए, तो भाई ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन मिल सकती है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, 512 को भी डेप्रिशिएट कर देते हैं फॉर 10 मंथ्स, 512 को डेप्रिशिएट करेंगे फॉर 10 मंथ्स। तो ये वर्किंग किस तरह बन जाएगी, वर्किंग नंबर 3, क्या जी दे सकते हैं जी, वर्किंग में वर्किंग का रेफरेंस आ सकता है, लेकिन मुझे बताएं क्या आपको जरूरत है? नहीं है जरूरत, तो कॉस्ट माइनस WDV कैसे करोगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर डिस्पोजल। अब अगर इधर देखें तो आप लोगों को ओपनिंग WDV गिवन कौन सी डेट की, 1 जनवरी 2018, 512। अब यहाँ पे कॉस्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 512, और डिस्पोजल हो गया 31 अक्टूबर 18। डेप्रिसिएशन यहां तक की कैलकुलेट करें, कैसे आएगी, 512 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखिए मैं अगर कोई वैल्यू लिख रहा हूं ना तो साथ में उसकी कैलकुलेशंस कर रहा हूं, आपने हर स्टेप पे ये कैलकुलेशंस करनी है, ये आदत अपना लेनी है आप लोग। अच्छा क्या वैल्यू आई, 85 जी, लेस कर दें 420, एट द डेट ऑफ डिस्पोजल इसकी WDV 427, तो इसकी एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन कॉस्ट लेस WDV। अच्छा कॉस्ट 1000 कहां से पता चली, कैसे, ये देखो कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं गिवन थी, वर्किंग 1 से आई थी, मैं 1000 लिखूंगा और उसे कहूंगा वर्किंग 1 चेक कर लेना, लेस WDV जी 570, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन ये जहां पे लिखेंगे 573। अब देखें आपके पास डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर, यहां पर 1000, तो प्रॉफिट और लॉस काउंट में वैल्यू जाएगी एस लॉस, कितना जी 93। डिस्पोजल अकाउंट क्लियर,
अब यहीं से आपने जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड की 376, भाई यहाँ पे लिखें, ये वाले मार्क्स तो सुकून से लेना, वर्किंग 2, और ये वाली आपके पास आई 573, इसका पता चला वर्किंग 3 से। यहां पर भी आप लोगों ने लिख दिया वर्किंग 3, कोई इशू यहां तक। अब यहां पर आप लोगों के पास जो सेल प्रोसीड्स थी 334, वहां पर आपके पास ना एक डिस्पोजल कॉस्ट भी मौजूद थी 25 की। तो ये डिस्पोजल कॉस्ट आपने पे की, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, तो इसके अगेंस्ट डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट कर दो। एक तो ये मेथड है 25। अच्छा, दूसरा मेथड आपके पास ये है कि ये जो बैंक अकाउंट है, ब्रैकेट में 334 माइनस 25 कर दो, नेट सेल प्रोसीड लिख दो, दोनों एक्सेप्टेबल है। अब यहां पर फिर लॉस की अमाउंट आपके पास हो जाएगी 118 जी। अब आपके क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ रहता है आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, और ये आपको पता चलेगा वर्किंग 4 से। और ये है आपकी होम असाइनमेंट कि आपने इस क्वेश्चन एग्जांपल 36 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करके आना है। ओके, और साथ में जो आप लोगों के पास ये एग्जांपल नंबर 35 आपने अभी सॉल्व की है, लेजर अकाउंट्स आपने, ये जर्नल एंट्रीज आपने बना ली, मुझे इसके लेजर अकाउंट्स चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 35 के मुझे लेजर चाहिए, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डिस्पोजल। ऑल राइट, साथ में 36 के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व कर लेना है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।